मिलेगी और हमारा कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, 30 साल 35 साल, चाहे वो ब्यूरोक्रेट भी हो, ये मत सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी को मिल रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या सेना पर अपने जान की बाजी लगा करके सीआरपीएफ के वो साथी हो, बीएसएफ के वो साथी हो, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके साथी हो, जो अपने जान की बाजी लगा करके देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं, वो किसी को भी सरकार पुरानी पेंशन नहीं दे रही है। लेकिन जनता के वोटों से चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि ये मानते हैं कि उनसे ज्यादा बेशकीमती इस देश में कोई नहीं है और उन्हें पुरानी पेंशन चाहिए। हम लोगों का तो सीधा सवाल है, पहले पुरानी फिल्मों में रोटी कपड़ा और मकान एक फिल्म थी मनोज कुमार जी की, और कई फिल्में पुरानी आती थी तो उसमें कई बातें चलती थी कि रोटी तुम सरकार से मांगो। तो ये जो पेंशन है ये बुढ़ापे की रोटी है, बुढ़ापे की लाठी है। 35 साल तक अगर कोई कर्मचारी देश की सेवा करता है, सरकार के सरकारी कर्मचारी होने के नाते अगर वो राष्ट्र की सेवा करता है, तो उस सेवा के उपकार के बदले बुढ़ापे में उसे 500, 700, 1200, 1500 रुपया पेंशन के रूप में, एनपीएस के रूप में दी जा रही है। दूसरी तरफ यदि एक दिन का सांसद हो गया, एक दिन का विधायक हो गया, तो वो पुरानी पेंशन पाता है। जितनी बार वो चुनाव जीतता है उतनी बार उसका पेंशन उसकी बढ़ती चली जाती है। दूसरी तरफ हमारा कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद इस बुढ़ापे की लाठी को छीन लिया जाता है। तो अब सीधा सा प्रश्न है और हम लोग मांग कर रहे हैं, मांग करते भी हैं कि भाई यदि नई पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है तो सांसद विधायक सब ले लें। सरकारों का कहना है कि वेतन और भत्तों पर बड़ा रुपया खर्च होता है। अगर वेतन भत्ते का हिसाब देख लिया जाए तो हमें लगता है सांसदों, विधायकों, मंत्रियों पर जो वेतन और भत्ते का खर्च होता है, और जहां बहुत सारे हमारे कर्मचारी गण हैं उनका वेतन और भत्ते पे खर्च होता है, उनका अधिक निकल आएगा जिनकी संख्या सीमित है। और जो सबसे बड़ी बात है कि भारत का एक संविधान है और संविधान में हम लोगों ने कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की कल्पना की है। तो वेलफेयर में भाई अगर जवानी हमने आपको दी, सेवा के नाम पर दिया, तो बुढ़ापे में सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उस सेवा के बदले पेंशन दे। और पेंशन कोई सरकार भीख नहीं देती है, वो हमारी डिफर्ड सैलरी है। अगर कानून की भाषा में आप आ जाए तो वो हमारी डिफर्ड सैलरी है, जो अगर हमें 100 रुपया मिल रहा है तो 100 रुपए में 10 रुपया हम सरकार के पास गारंटी के रूप में कर्मचारी रख देता है कि जब हम रिटायर्ड होंगे तो उस डिफर्ड सैलरी को आप पेंशन के रूप में देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। लेकिन सरकारें शायद इसलिए उदासीन है कि उनको इस बात का भय नहीं है। और हम लोग अब बार मुझे याद है, बंधु जी भी हैं, कि उत्तर प्रदेश में वोट भर ओपीएस चलाया गया था और विधानसभा के चुनाव में हमारे साथियों ने जहां पोस्टल बैलेट हुआ था इस बात को साबित कर दिया था कि नहीं, कर्मचारी पुरानी पेंशन चाहता है। और वर्तमान जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें अधिसंख्य सीटों पर सत्ता दल चुनाव हार गया था। तो वोट फॉर ओपीएस हमारा नारा है और ओपीएस हर कर्मचारी का हक है, उसे मिलना चाहिए, इसकी हमारी मांग है। और इस मांग को लेकर के हम सब आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार में 1 जनवरी 2004 को इसका समापन किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल भी कहते हैं, शायद हमारे कर्मचारियों को अप्रैल फूल बनाया गया और उनसे पुरानी पेंशन छीन ली गई। उत्तर प्रदेश में कई एनामलीज हैं, उन्हें एनामलीज पर लड़ रहे हैं हम लोग। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2004 तक जो पद विज्ञापित हो गए, चाहे नियुक्ति कभी भी हुई, उनको उन्होंने पुरानी पेंशन से आच्छादित कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 तक जो पद विज्ञापित हुए और उनकी नियुक्तियां बाद में हुई हैं, उनको आच्छादित नहीं कर रहे हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के हम सब लड़ रहे हैं। और आपका कहना सही है कि शायद अभी इस मुद्दे पर, हम ये नहीं कहते कि वोट के चोट से सरकार डरती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे वोट के चोट से नहीं डरती है, लेकिन अभी हम लोगों को और रिगरसली सरकारों को, कोई भी सरकार हो, सरकारों को और राजनीतिक दलों को ये बताना है कि हमारे वोट के चोट से इस देश में सत्ता बदल सकती है।
ठीक कह रहे हैं कि हमारे वोट की चोट से सत्ता बदलती है, और जब सत्ता बदलती है तभी कुछ असर पड़ता है और फिर लोग डरते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम सीधा इसी मुद्दे पर विजय बंधु जी के पास पहुंचेंगे। विजय बंधु जी, काली पट्टी बांधी, रामलीला मैदान में बेतहाशा भीड़ लाए, सब कुछ किया, लेकिन सरकार के कान पे कहते हैं जूं रेंग जाती। जूं तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, अब तो चींटी भी नहीं चकोटी काट रही है, अब तो मस्ती में सो रहे हैं। लेकिन ये जो चींटी घूम रही है, ये हाथी की सूंड पर चढ़ चुकी है, और अगर सूंड में प्रवेश कर गई तो बड़ा सा वो हाथी मतमस्त हो जाता है जब सूंड में चींटी घुस जाती है। ये सूंड पर चींटी चढ़ चुकी है ओल्ड पेंशन की, अगर घुस गई सूंड में तो फिर प्रलय आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग काफी दिन बाद मुलाकात किए, और आपने जो उदाहरण दिया वो लाजवाब है, और शायद मेरा जो उत्तर पूरा था वो उसी में शामिल हो गया कि चढ़ तो गई है, बस सूंड में घुस जाएगी तो दिक्कत होगी। ये बात बिल्कुल आपने फैक्ट कहा है, और हकीकत भी यही है। देखिए, आज क्योंकि हम सबसे पहले अपने तमाम अटेवियंस, तमाम सारे ब्लॉक, जिला, मंडल और प्रदेश के पदाधिकारियों को अटेवा के, उन तमाम सहयोगी संगठनों को जिन्होंने बिना लांग लपेट के हमारे साथ जब भी हम संघर्ष के मैदान में होते हैं, बिना संकोच के, बिना किसी पूर्वाग्रह के हमारा साथ देते हैं, उन तमाम संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया तहे दिल से देना चाहता हूं कि एक आह्वान पर, एक सूचना पर, एक संदेश पर आप सब हमारा इस लड़ाई में सहयोग करते हैं। मैं उनको विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहूंगा। अशोक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत ही बड़े कर्मचारी नेता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, और संघर्ष का एक लंबा इनका इतिहास रहा है, और सदैव हमारे साथ खड़े रहे हैं। डॉक्टर मनोज पांडे जी शुरू से ही हमारे आंदोलन के साथ बहुत ही शिद्दत के साथ रहे हैं पहले दिन से, और लगातार तमाम सारी स्थितियां परिस्थितियां आई, लेकिन लगातार वो साथ खड़े रहे। और तमाम जो सहयोगी संगठन और है उन सभी को शुक्रिया देते हुए, आज 1 अप्रैल है, कई मामलों में ये अहम है। जब हम छोटे से थे तो बताया जाता था कि ये मूर्ख दिवस है, तो मैं सोचता था कि 1 अप्रैल मूर्ख दिवस कैसे हो सकता है। भाई एक डेट ये भी है, जैसे 30 डेट है तो डेट ये भी है। फिर मैंने बड़ा एनालिसिस इस पर किया कि क्या वजह है इसको मूर्ख दिवस कहा जाता है, लेकिन मैं बचपन में उत्तर ढूंढ नहीं पाया था, मुझे मिला नहीं। फिर कभी सोचा कि बजट शुरू हो जाता है, नया सत्र शुरू हो जाता है, फिर नया सत्र शुरू होता है तो क्यों हो जाता है मूर्ख दिवस, तो अच्छी चीजें हैं। तमाम शैक्षणिक संस्थाओं की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से, फिर भी मूर्ख दिवस का कोई कारण नहीं बनता है। आज के दिन रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1 अप्रैल को, तो वो भी मूर्खता का कोई विषय नहीं था, वो भी अच्छा काम था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे मूर्ख दिवस क्यों कहते हैं। फिर मैं जब जॉब में आया, फिर तो दिन चलता रहा, फिर अचानक जब एमपीएस हमारे सामने आई, और फिर जब उसकी काउंटिंग डेट की मैंने किया उत्तर प्रदेश में, तो समझ में आया कि इसलिए मूर्ख दिवस है क्योंकि सरकार ने इस दिन कर्मचारियों को मूर्ख बना दिया। सारे पढ़े लिखों को उन्होंने घोषित कर दिया कि आप मूर्ख हो। तब समझ में आया कि फुल डे क्या होता है। और सच भी यही है कि हम सबको 1 अप्रैल को मूर्ख बनाया गया और सरकार द्वारा प्रयोजित। और इसीलिए क्योंकि एनपीएस आज लागू हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, हम इसे काला कानून मानते हैं एनपीएस को। और काला कानून होने की वजह से अटेवा जब से संघर्ष में आया है, जब से जानकारी हुई है, हम इसे प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को ब्लैक डे मनाते हैं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर
चाहे जो विभाग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, PWD हो, सिंचाई हो, कृषि हो, पंचायती हो, ये अन्य तमाम सारे विभाग जो हैं, इवन देन यहाँ रेलवे के साथियों, सेंट्रल के तमाम सारे कर्मचारियों ने आज अपने बाहों में काली पट्टी बांध करके जिस मजबूती और शिद्दत के साथ एक मैसेज पे खड़े हुए, ये हमारे आंदोलन के लिए और अटेवा के लिए बहुत ही गर्व करने का विषय है कि एक संदेश पर हम सबको बहुत फोन भी नहीं कर पाए, थोड़ी इधर व्यस्तता भी बहुत ज्यादा रही हमारी, भागम भाग इधर उधर। और जब ये डिसाइड कर रहा था 1 अप्रैल वाला, तब भी मैं रास्ते में था, एक सामान सा मैसेज गया और उसी पे सब लोग शिद्दत से जुटे। इससे 2 चीजें निकल के आती हैं। एक तो ये निकल के आता है कि ये मुद्दा जो पुरानी पेंशन का है वो अब सभी लोगों तक पहुंच चुका है, पहला। दूसरा, कि लोगों को अपना मुद्दा लगता है, ये मेरा मुद्दा है, मुझे लड़ना है। आज के प्रदर्शन से, काली पट्टी और काला दिवस से ये बात बिल्कुल हमें विश्वास हो गया कि अब ये मुद्दा लोगों के जेहन और दिलों में उतर गया है। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब हाँ, होता क्या है, शायद लोकतांत्रिक तरीके की सरकारें होती, संवेदनशील सरकार होती, तो शायद इतना लंबा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद सरकार ज्यादा बहुमत, शायद ज्यादा तानाशाही की प्रवृत्ति बनाती है, शायद ज्यादा प्रचंड बहुमत, शायद जनता के तमाम सारे मुद्दों से दूर ले जाती है। ये बात एहसास हो रही है, तो इस एहसास को मैं कर रहा हूं। लेकिन कोई भी चीज अगर दिलों में लोगों की उतर गई है, तो विजय बंधु लड़े, मनोज पांडे से लड़े, अशोक जी लड़े, ये तमाम हमारे और जो साथी हैं लड़े, उन सबको इस बात का बिलीव हो गया है कि अटेवा, NMOPS और सहयोगी संगठनों के संघर्ष से एक न एक दिन पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये आज के प्रदर्शन है और स्वप्रेरित। मैं लोगों तक पहुंच नहीं पाया, और आपको आज जानकारी बता दूं, पिछले 1 हफ्ते से मेरा फेसबुक बंद है। अभी तो हम लोग मेन थीम की मीडिया को ही बहुत कुछ हम क्या पूरा देश ही कह रहा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मुझे पिछले 2-4 महीने से लगने लगा कि सोशल मीडिया पर भी कुछ इस तरह की चीजें होने लगी हैं, रोक देना, छिपा देना, ये भी हुआ। 1 हफ्ते से हम फेसबुक पर भी काम नहीं कर पा रहे थे, और खास करके स्वास्थ्य विभाग जहां रहता है वो दिखाई पड़ता है, क्योंकि सफेद कपड़ा पहनते हैं और ब्लैक रिबन बांधते हैं, तो हजारों में वो अगर 4 भी रहते हैं तो दिखाई पड़ते हैं। और आज बड़ी शिद्दत के साथ सब लोगों ने किया, डिग्री कॉलेज के साथियों ने भी सहयोग किया, तमाम और साथियों ने सहयोग किया। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई, ये मुहिम अब सिर्फ विजय बंधु तक नहीं रह गई है, या हमारे कुछ चंद साथियों तक नहीं रह गई है। आज जो व्यक्ति नौकरी के लिए फार्म भर रहा है, उसको भी इस आंदोलन की जानकारी है कि हम सरकारी सर्विस में जाएंगे तो हमें पुरानी पेंशन मिलेगी, क्योंकि अटेवा लड़ रहा है। ये बात अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर हो गई है, और आने वाले समय में ये व्यापक होगा और तीखा होगा और ज्यादा बड़ा होगा। अभी तो 1 अक्टूबर की जो चर्चा चारों तरफ होती है, मैं फिर कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, आगे जरूरत पड़ेगी तो इसका 10 गुना फिर से दिल्ली में चढ़ाई होगी। जी, जरूरत पड़ेगी तो फिर कहीं चले थोड़े गए, वो अस्त्र शस्त्र सब मौजूद हैं, वो सब कर्मचारी कहीं चले थोड़े गए, अभी रिटायर्ड थोड़े ही हो गए। तो रिटायर्ड हो गए तो अपने पेट की लड़ाई सबको लड़नी होगी। अशोक कुमार जी हैं हमारे पास, अब हेल्थ की सुविधा देखते हैं, अब हेल्थ उनकी नहीं चल रही, इधर नहीं कोई सुनना, उनकी हेल्थ खुद की बिगड़ी जा रही है। आज हम देख रहे हैं ओल्ड एज की बड़ी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये ओल्ड पेंशन स्कीम है। 1700-1500 रुपया इसकी पेंशन पाने वाले को कौन रखेगा बूढ़ा को अपने घर में, वो किसी काम का नहीं है। जमाना बदल चुका है, बच्चे अब बाप से प्यार नहीं करते हैं, अब ऐसे प्यार करने वाले 10, 20, 25, 30, 40% लोग रह गए। अब तो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं। प्रत्येक इस देश की माँ ये तो चाहती है कि मेरी बेटी राज करे, लेकिन उसके दिमाग में कभी ये फीड नहीं हुई कि मेरी बहू भी राज करे। और जब वो बहू को राज करने की अनुमति नहीं मिलती है, तो इससे सबका नुकसान होता है, पूरे परिवार का नुकसान होता है।
और इसमें एक ओल्ड पेंशन एक बड़ी भूमिका निभा देती है। जब खाते में पैसे होते हैं और ससुर साहब कह देते हैं जाओ बाजार, कुछ बाजार कर आना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है सुख जी। अब ओल्ड पेंशन तो मिलेगी नहीं, तो सोच लीजिए रिटायर होने के बाद करना क्या है। सर ओल्ड पेंशन तो मिलेगी। हमारे विजय बंधु जी एनएमओपीएस और अटेवा के अध्यक्ष हैं, पूरे देश के भी हमारे प्रदेश के भी। ये हम लोग सब भाग्यशाली हैं कि इतने जुझारू लीडर हम लोग के उत्तर प्रदेश में हैं, जो कि हम लोग इनको चाहे जब पकड़ लेते हैं। तो ये जो कहते हैं कि 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, तो उसको गांठ बांध लिए 110% होगी। आज ही मेरी यहाँ पे कुछ पत्रकार लोगों के साथ बैठ के मीटिंग हो रही थी काला फीता के बाद। उन्होंने कहा अब की बार तो राम मंदिर के मुद्दे में आपका ओपीएस निपट गया, राम मंदिर में ओपीएस कहीं दिख नहीं रहा है। हम कहे भाई साहब ओपीएस देंगे, यही सरकार देगी। राम मंदिर मुद्दा देख लेने दो, कृष्ण मंदिर देख लेने दो, शंकर जी का बनारस देख लेने दो, उसके बाद हमें मिलेगा। हम तब तक इंतजार करेंगे, लेकिन इस लड़ाई को हम पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। आज 24 घंटा भी नहीं लगा था, कल शाम को 5 बजे मैसेज आया अटेवा की तरफ से कि आपको काला फीता बांधना है। मेरे तो समझ में नहीं आया कैसे क्या करें, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा सोशल नेटवर्किंग का जमाना आ गया है, डाला गया। आज पूरे प्रदेश में हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में हम अपनी बात बता रहे हैं, बाकी तो सभी विभागों में काला फीता बंधा, सब ने काला फीता बंधा। तो जो बंधु जी कहते हैं कि ये ट्रायल है, केवल बंधु जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबकी हो गई है। ये लड़ाई आज बड़ा बुरा समय आ गया है। पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारे माननीय योगी जी। ये लोग तो बड़े जुझारू लीडर हैं, तब तो 70 साल बाद जीत के 10 साल से राज कर रहे हैं। इनको ये सोचना चाहिए था, जब इस देश में गेहूं नहीं होता था, गेहूं खरीद के बाहर से आता था लाल वाला, तब हमारे देश में सबको पेंशन मिलती थी साहब। आज तो हम दुनिया की इकोनॉमी कहां ले गए हमारे मोदी जी, पूरे दुनिया में उनका बल्ले बल्ले हो रहा है। और वो खुद ही कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, इन दो तरफा बात समझ में नहीं आती। एक तो हमारी पेंशन के लिए हम लोग को क्यों नहीं दे रहे और अपने ले रहे, तो बड़ी बेशर्मी की सीमा तोड़ दी है ये लोग। ये नेता हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं, ये तो बेशर्मी की हद तोड़ दिए हैं। जैसा हम बताएं आपसे, हम लोग वार्ड में ड्यूटी करते हैं, हम कभी कोई खाने पीने की भूख लग गई, हम 10 घंटे ड्यूटी बैठ गए, तो हिम्मत नहीं होती मरीजों के सामने हम खाना खाएं। छिप के जाते हैं हम लोग, स्क्रीन लगा के या ड्यूटी रूम में बैठ के खाते हैं। मरीज है, उनके रिश्तेदार परेशान है, उनके सामने हम ना कुछ खाएं या चाय पिए। अरे ये लोग तो सरासर आंख में धूल डाल रहे हैं, अपने 3-3 पेंशन 4-4 पेंशन ले रहे हैं। हम लोग की पेंशन पे कह रहे दुनिया बोझ पड़ेगा। 8,000 करोड़ की जहाज में आप घूमोगे, नए पार्लियामेंट 20 करोड़ का आप बनाओगे, सब सुख सुविधा आपको चाहिए। हम लोग की टेंशन में पता नहीं कौन सी आग लग जाती है इन लोगों को देने के लिए। ये बहुत ही गलत है, इसको मानना चाहिए, इन लोग को करना चाहिए। अब कब बुद्धि आएगी, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वोट फॉर ओपीएस, उसमें हम लोग अटेवा एनएमओपीएस के साथ पूरा कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। आधी रात को भी इनकी सूचना आती है एनएमओपीएस अटेवा की, विजय बंधु जी के पूरे टीम से कहीं से भी, तो उसको हम लोग क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करते हैं और रात दिन करते रहेंगे। और विजय बंधु जी के ऊपर भी एक विश्वास है कि ये ऐसे नेता हैं कि हम लोग को 110% ओल्ड पेंशन दिला के रहेंगे। ये पूरे हम ही को नहीं, जितने भी कर्मचारी लीडर है सबको विश्वास हो गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें होती है, वो दिखने लगा है कि केवल एक कर्मचारी नेता है जो कि ओल्ड पेंशन और ये प्राइवेटाइजेशन। अब आप समझिए प्राइवेटाइजेशन कितना बड़ा गंदा काम है। हमारे प्रदेश में लगभग 36 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। उन 36 मेडिकल कॉलेज में से लगभग 14 मेडिकल कॉलेज पीपीपी योजना पे चले गए हैं और भविष्य में और पाइपलाइन में है पीपीपी में जाने पे। तो जहां पे पीपीपी में जा रहे हैं, जो वहां परमानेंट कर्मचारी 20 साल 25 साल 30 साल का एम्प्लॉय था, उसको उठा के भेज दे रहे हैं। जैसे जिला अस्पताल को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बनाया, तो जिला अस्पताल का सारा कर्मचारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भेजवा दिया जा रहा है। अब आप बताओ, हम 25 साल का हुनर लेके हमको आपको अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज में रखना चाहिए, लेकिन नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो 15,000 में हमारी जैसी डिग्री का आदमी 20,000 में खोज ले रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो बेचारे हमारे बगल में बैठते हैं। हमारा रहन सहन, अपना रहन सहन हमको मिलता है अगर
मान लीजिए 1 लाख रुपए, इनको मिल रहा है 25,000 रुपए, तो 25,000 रुपए वाला मेरी जैसी पढ़ाई किया है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है, समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। तो एक ही छत के नीचे नहीं, एक ही बगल में बैठ के हम 25,000 पा रहा, पीपीपी योजना में हम लोग पा रहे 1 लाख, तो 25,000 वाला हमारे जैसी बराबरी करने के लिए वही रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी करेगा, केजीएमसी में कैंसर की दवा चोरी करेगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन का तो आप देखते हो कि 5 लाख 10 लाख की दवा पकड़ी गई, बाकी तो खोखला कर दे रहा है सिस्टम को। ये सिस्टम बेकार हो रहा है। सरकार को जितनी भी लोक कल्याणकारी हित के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे स्कूल हुआ, जूनियर स्कूल हुआ, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हुआ, अस्पताल हुआ, इन सब चीजों को लोक हित का कार्य, ये कोई व्यापार करने का कार्य नहीं है। हम लोगों को जैसे चल रहा था ऐसे चलने देना चाहिए था। आज आप बताएं, हमारे बलरामपुर हॉस्पिटल में ही पहले डेंटल यूनिट थी, केवल 1 रुपए के पर्चे पे हम लोग को सारी दवा मिलती थी। अब बलरामपुर में वही डेंटल यूनिट पीपीपी को दे दिया गया है, अब वहां 1,000 रुपए 2,000 रुपए खर्चे होते हैं। और सुनिए बात, एक डायलिसिस यूनिट गवर्नमेंट की है, जिसमें हम डायलिसिस करवाते हैं मरीज का। अगर मरीज अंत्योदय है या पीला का वो गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड है या आयुष्मान कार्ड है, तो उसका हम फ्री में करते हैं। बाकी जनरल मरीज जो आता है उसका हम लोग 400 रुपए फीस सरकार लेती है, वो करते हैं। और वहीं पे एक सरकार की जो व्यवस्था है पीपीपी मोड पे जो आ गया है डायलिसिस यूनिट, उसमें एक मरीज का साहब 1400 रुपए गवर्नमेंट देती है उस ठेकेदार को। जो ठेकेदार हमारी बिल्डिंग में, हमारे छत में, हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा डॉक्टर भी वहां जाता है, उसके केवल 2 टेक्नीशियन है, उसको एक मरीज पे 1400 रुपए एक दिन का मिलता है। वो 1400 रुपए किसी सरकार का, उनके घर के छपने का पैसा नहीं है, उसमें आपका, बंधु जी का, पांडे जी का, मेरा जो इनकम टैक्स का पैसा है उसको बंदर बांट किया जा रहा है। ये पैसे के मेरे दुरुपयोग किया जा रहा है। जो हम मांग रहे हैं असली चीज, हम लोग से बड़ा सेवा कौन करने वाला है? जो सरकारी एम्प्लॉय है। 2020 में देखा होगा आपने, यही टीचर, यही हमारे मेडिकल के लोग, पुलिस, रेल, पोस्ट ऑफिस, यही लोग तो काम आए थे। और जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की या हमारे देश के सरकार की है कि पूरा देश में सब प्राइवेटाइजेशन कर दो, तो उस तरह से आने वाले 10 साल बाद अगर कोई बीमारी इस तरह की आई तो कौन काम करेगा? आपको पता होगा 1 महीने तक प्राइवेट सेक्टर के कोई भी हॉस्पिटल नहीं खुले थे, सबका शटर डाउन था। केवल गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यही चल रहे थे। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, पता नहीं कब सोचेंगे। अभी तो सब लोग मगन है, राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, उसमें मगन है। और इधर इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट मची है, देख ही रहे क्या हाल है। वही कोविशील्ड जिसका कोई जांच न पड़ताल, सबको लग गया। और कोविशील्ड वाला कई रुपए दिया, 500 करोड़ रुपया दिया किसी पार्टी को। हम लोग तो हैरान है। हार्ट और डायबिटीज की जो दवाएं बनाते हैं, सिप्ला और पता नहीं कौन, इंटास फार्मा, एक से एक बड़ी बड़ी कंपनी जिन्होंने 500 करोड़ 200 करोड़ और उनका फायदा 1200 करोड़ 120 करोड़ और दे रहे 500 करोड़। ये कुछ समझ से परे हो रहा है साहब, क्या हो रहा है देश में इस समय। नॉर्मल आदमी के बस का नहीं है, उसके लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा हम लोग को। कैसे समझे इस बात को? और हमारी मोटी सी बात नहीं कोई समझ पा रहा है। जी सर, आप तो पूरा हिसाब लगाने लगे। अब आप अस्पताल का हिसाब लगाते तब भी ठीक था, चल जाता। अब आप तो पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड की धज्जियां उड़ाने लगी। अरे सर धज्जियां हम लोग, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे आपने इधर बॉन्ड दिया, हमने उधर धंधा दे दिया, इधर चंदा मिला, इधर धंधा दे दिया, आप क्यों परेशान हो? अरे साहब सेवा तो हमें करनी पड़ रही है। सारे किडनी के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं देश में? अरे आपसे टैक्स वसूला जाएगा, इनकम टैक्स के तहत वसूला जाएगा। आप गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी का टैक्स वसूला जाएगा, सड़क पर चलेंगे टोल टैक्स वसूला जाएगा, सड़क घर से दूध लेने जाएंगे तो जीएसटी वसूला जाएगा। अरे आप टैक्स दीजिए। आप इन सब पर कहां चर्चा में पड़े हो कि चंदा, धंधा और ये मंदा और ये सब काहे को तलाश रहे हो? सर इसलिए तलाश है। 2014 में 240 का लाते थे, आपने कहा नहीं चाहिए, अच्छे दिन आएंगे। अब 440 का खाओ, अच्छे दिन नहीं आए और क्या बुरे दिन है?
240 का लेने में हिम्मत नहीं पड़ती थी, 440 का पैकेट खुलेआम लेके आते हो। कितने अच्छे दिन आ गए और कितना चाहते हो। 40 रुपया लीटर डीजल पर आप हंगामा काटे घूम रहे थे। आप भी तो लखनऊ में खड़े थे रैली में। प्राइम मिनिस्टर जब मंच से कह रहे थे कि सस्ता डीजल सस्ता पेट्रोल, बाबा रामदेव कह रहे पूछ उखाड़ लो, नहीं करूंगा सस्ता। आप अपनी बात घूम रहे हो, ले नहीं रहे हो। और कितने अच्छे दिन चाहिए। 80 रुपया लीटर डीजल ले रहे हो, 85 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया पेट्रोल ले रहे हो, और कितने अच्छे दिन चाहिए। फिर आपने कहा कि महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा ठीक है, भेज दो हमें। आपने सरकार दे दी। 70 रुपया किलो अरहर की दाल 80 रुपया मिलती थी, 200 रुपया खा रहे हो। कितने अच्छे दिन चाहते हो, कितने अच्छे दिन चाहते हो। खाम खा का रोना लेके बैठ जाते हो। तब 200 रुपया की खरीदने में दिक्कत हो रही थी, अब 270 की नहीं खरीद पा रहे थे, अब 200 की खरीद लाते हो। मैं तो मानूंगा अच्छे दिन है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। और आप पूछ रहे हो चंदा। तो जब कंपनियां दूने रेट कर देंगी तो सरकार को चंदा देने में भी आपको दर्द हो रहा है। अरे सभी कंपनी ने पैसे दिए चंदा के, सबकी दवा फेल हो गई सैंपल में। आप तो हेल्थ के आदमी हो, सबकी दवा फेल हो गई हेल्थ में। और कल आज 1 तारीख से कई कंपनियों के रेट बढ़ गए, पैरासीटामोल तक का रेट बढ़ गया। चंदा दिया है, कोई फ्री में बढ़ा रहे हैं? चंदा नहीं लिया सरकार ने, तो ये तो गलत है ना साहब। इकट्ठा कर लो, 1000 करोड़ के बॉन्ड खरीद लो, ओल्ड पेंशन लागू हो जाएगी। इसमें भी अरे जो और उन सबको रख रहे हो। विजय बंधु से खुलेआम ऐलान करें, देना अरे हम लोग सरकार को चंदा, और हो जाएगी ओल्ड पेंशन। मैं कह रहा हूं आपसे, कोई नहीं रोक सकता। अब सुप्रीम कोर्ट का दायरा देख लेना, फिलहाल उसने मना कर दिया है, तो यहां भी रह जाओ। अब वो लेट हो गया ना बंधु जी को। बंधु जी को जब 19 में आया था इलेक्टोरल बॉन्ड, उसी समय हम लोग से चंदा लेना चाहिए था। 1000 करोड़ पहुंचा देते, 1000 करोड़ बड़ी बात नहीं थी, हम कर्मचारी लोग दे देते पूरे देश के। लेकिन ये बंधु जी इस लेवल पे काम नहीं कर पाए, क्योंकि बिजनेस माइंडेड थे नहीं। और डॉक्टर मनोज साहब हमारे बैठे अर्थशास्त्री टाइप आदमी, ये भी नहीं सोच पाए कि बंधु जी को समझाए। 1000 करोड़ तो हम लोग दे ही देते पेंशन लेने के लिए, पर पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती पेंशन। लेकिन उस मुद्दा से चूक गए हम लोग। अब ये मनोज जी से ही पूछ लेते हैं। मनोज जी, इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या फिर कोई बॉन्ड हो, पेंशन तो फिलहाल तो रुकती नजर आ रही है। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि पेंशन, ओल्ड पेंशन पर सरकार को, विजय बंधु जी ने बड़ी ताकत से कहा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगर सत्ता में हम वापस आ गए तो ये चीटा हो जाएगा, चीटी नहीं रहेगा, चीटा हो जाएगा। और सत्ता चली गई, वो चली किसी काबिल जाए, लेकिन ओल्ड पेंशन पे सबसे बड़ा इसका लपेटा लगेगा। केंद्र सरकार में सुगबुगाहट हो गई थी दिल्ली की रैली देख के, दिल्ली की भीड़ देख के। कई मिनिस्टर सो नहीं पा रहे थे, कई मिनिस्टर नहीं सो पा रहे थे, बंधु जी की तलाश में थे, बातचीत हो, दायरा बढ़े। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव आए, सारा काम फिनिश हो गया, क्लियर, तस्वीर साफ। ओल्ड पेंशन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कर्मचारी हिंदू हो जाता है, मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो आप हिंदू हो जाइए या ओल्ड पेंशन पा लीजिए, या तो पंडित जी बने रहिए, जय श्री राम का उद्घोष करिए, फिर पेंशन के बारे में भूल जाइए कि पेंशन भी कोई काम होता है। या फिर सोचिए नकुल दुबे चुनाव लड़ रहे हैं कि अब की बार कौन से पंडित जी कहां से लड़ रहे हैं, तो फिर भूल जाइए पेंशन। सत्ता का खेल तभी सही होता है इस एक उंगली से, चाहे भाग्य तय कर लीजिए, चाहे धर्म तय कर लीजिए, चाहे जाति तय कर लीजिए, इस एक उंगली का ही कमाल है, दूसरी का नहीं है। ये आंख भी फोड़ देती है अगर ताकत से लगा दो तो। 2 बातें सुना हमने आपको, आपने बड़ी अच्छी बात कही। और हम लोग तो नारा भी दिए हैं, वोट फॉर ओपीएस, और वोट की चोट का भय दिखाओ, लोकतंत्र है। आपको एक बड़ी बात बताएं, अगर इतिहास कहते हैं ना, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक बड़ी चीज बता दें कि इस देश में लोकतंत्र और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से पहले बरतानिया हुकूमत का राज था। कोई नहीं कहता था अंग्रेज यहां से चले जाएंगे। 1857 में क्रांति हुई और असफल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उस क्रांति का कोई परिणाम नहीं निकला और 1947 में देश आजाद हो गया। तो इतना मान के चलिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर लड़ते रहे तो हारेंगे नहीं।
और हारता वही है जो लड़ता नहीं है। तो 1857 की असफल क्रांति में मान लिया 5 राज्यों में चुनाव में असर नहीं हुआ, मान लिया गया। लेकिन इतना ये न मानिए 1857 के उस सिपाही की गोली ने उस मुल्क में जंगे आजादी का ऐलान कर दिया था। तो ये जो हम लोगों का अटेवा के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली के जंगे ऐलान का जो ऐलान है, हम मान लेते हैं कि 1857 है, अभी 1947 तक हमें लड़ना है, लेकिन हम हारेंगे तब जब लड़ेंगे नहीं। हम 1947 तक लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है, उस समय भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम शहीद ऐसे हमारे थे जो कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। और हमारे बीच में हम लोग नेताजी की तरह भी लड़ेंगे, हम लोग भी आजाद हिंद फौज बना सकते हैं और बनी हुई है। ये जो हम लोग जो लड़ रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में और जो संविधान में कल्याणकारी राज्य सोशल वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि 1857 की असफल क्रांति के बाद 1947 की सफल क्रांति के लिए भी आगाज दिया जाएगा और एक न एक दिन वो आएगा जब 1947 आएगा और हम आजाद होंगे। पहली बात। दूसरी बात कि लोकतंत्र में व्यवस्था हमेशा एक जैसे नहीं रहती है। ठीक है, इस समय व्यवस्था एक दूसरे मोड में है, लेकिन अगर बार बार आवाज उठती रही और आवाज देते रहे हम सब, तो निश्चित रूप से सरकारों को सुनना पड़ता है। बरतानिया हुकूमत से ज्यादा तानाशाह कोई हुकूमत नहीं हो सकती और बरतानिया हुकूमत को भी मुल्क छोड़ देना पड़ा। तो ये तो अपनों के बीच का लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, एक समय तक कुछ इशू चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें पुरानी पेंशन इशू नहीं है। असच है कि दिल्ली रैली के बाद से सरकार की नींद उड़ गई थी, लेकिन ये भी सच है कि ठीक है 5 राज्यों के चुनाव के बाद वो बात नहीं रही, लेकिन वो सरकारें ये जानती हैं कि ये आंदोलन थमा नहीं है, ये हारने वालों का आंदोलन नहीं है, ये हार नहीं मानू। जो अटल जी कहा करते थे ना, जिन्होंने पेंशन छीन लिया, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं। तो हम सब भी काल के कपाल पर लिखेंगे और मिटाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक 1947 की आजादी ना आ जाए और पुरानी पेंशन जो बरतानिया हुकूमत की तरह है, जब तक पुरानी पेंशन लागू न करा ले और नई पेंशन का खात्मा न कर दे, तब तक लड़ते रहेंगे। ये मान के आप चले और हम सब भी मान के चलते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। देखते हैं कितना जोर होगा बाजू एक कातिल में। 2024 का लोकसभा चुनाव आपका भी तय कर देगा। लेकिन 1 करोड़ इस देश का कर्मचारी है, वो जरा भी अगर करवट ले गया तो सब कुछ मामला साफ हो जाएगा। सीधा हम विजय बंधु जी के पास पहुंचेंगे। बंधु जी, पांडे जी के मन में तो सरफरोशी की तमन्ना है और सरफरोशी की तमन्ना उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है। उनकी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिससे कि देश के मुद्दे प्रभावी हों, देश का कोई सिस्टम खत्म हो रहा हो। सेना का जवान 0 सेंटीग्रेड से लेके माइनस तक काम करता है। अर्ध सैनिक बल का जवान भी वहीं बगल में खड़ा ड्यूटी देता रहता है। आज हम जब सेवानिवृत्त होकर घर जाते हैं तो वो आबरू इज्जत नहीं बची है। पहले परिवार के लोग जाते थे जब सेवानिवृत्त होते थे, अब तो खुशी खुशी बैंड बाजे से घर लाके कहा जाता है बस आ गए हो, अब 2-4 दिन रुक लेना, फिर अपना देख लेना कौन सा ओल्ड एज होम अच्छा है। चाहो तो आप खुद घूम घाम के देख लेना, वरना हम किसी दिन गुस्सा आई तो गाड़ी में भरेंगे सामानों, कहीं छोड़ छाड़ के चले आएंगे, तब फिर आप तलाशते रहना। मैं तो रोज सड़क पे निकलता हूं, मैं देखता हूं, मैं ऐसे ऐसे अधिकारियों को देख के आया आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आए दिन घर की कलाओं के हमारे सामने केस आते हैं। रात को 1 बजे कोई फोन करता है, ये बूढ़ा बदतमीजी कर रहा है, बूढ़ा बदतमीजी और करने लगा, जिसे अपनी निगाह से वो देख नहीं सकता है। रोटी की थाली भी वो टटोल के लेता है, वो बदतमीजी करने लगता है। बंधु जी, करोड़ों लोगों के जेहन में ये शब्द चल रहा है
1 करोड़ लोग बेघर की उम्मीद में हैं, जिनमें धीरे धीरे 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख साल आ रहे हैं। जो जा रहे हैं वो सब बेकार होकर चले जा रहे हैं। आपकी वजह से कई राज्यों में लोग पेंशन पा रहे हैं, हिमाचल में पा रहे हैं। राजस्थान में आपने दिला दी, वो नहीं रुक पाई। नई सरकार आई, सबसे पहले उन्होंने पेंशन पे रोक लगाई, फिर भी आप लोग वहीं के वहीं खड़े हो। फिर तो सोच जाइए कि एक आदमी तो गड़ासी लिए खड़ा है, जब मौका लगेगा गर्दन उठा देंगे। फिर भी आप कौन सा चश्मा लगा के काम कर रहे हो? अब तो लेंस आने लगे हैं प्रभु, आंख में लग जाता, फिर चश्मे की जरूरत नहीं होती, अब लेंस लगा लीजिए। देखिए मिश्रा जी, ऐसी है, और आपने भी बड़ी एक बात तो छूट देने वाली कही कि लोग रिटायर होते हैं तो जो पहले पेंशन पाते थे, लोग बैंड बाजे के साथ पूरा परिवार आता था, खुशियों के साथ उनको अपने घर ले जाता था। अभी 30 मार्च, आज 1 अप्रैल है, अभी 30 मार्च 2 दिन पहले लोग रिटायर हुए। रिटायर दोनों हुए, एनपीएस वाला भी, ओपीएस वाला भी। लेकिन रिटायर होने के साथ जो एनपीएस वाला है वो अपने घर कुछ नहीं लेके जा रहा है, बल्कि अपनी 30 साल 35 साल को जो सेवाएं दिया, 20 साल को जो सेवाएं दिया, उसके बदले उसको कुछ नहीं मिला। अभी 30 मार्च को ही कई ऐसे प्रसंग आए, सेम पद, सेम कार्य क्षेत्र, सब कुछ सेम है, लेकिन जैसे 30 मार्च को रिटायर हुआ, एक के घर में ओपीएस, दूसरे के घर में एनपीएस, एक सरकारी कर्मचारी जीवन पर्यंत बना रहेगा। क्योंकि अभी एक सूचना आई है, आप सबने भी देखा होगा, सेवानिवृत्त के बाद एनपीएस सरकारी कर्मचारी नहीं रह जाएगा। ये एक सूचना आई है और ये शासन ने लिख के दिया है कि सेवानिवृत्त के बाद एनपीएस का कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाए। मतलब कितनी विभेदकारी नीति। एक साथ एक जैसा वर्क, एक जैसा पे ग्रेड, एक जैसा कल्चर में रहने वाला व्यक्ति एक ओपीएस में होगा, एक एनपीएस में होगा। एक सरकारी कर्मचारी आजीवन बना रहेगा, एक सरकारी कर्मचारी उसी दिन खत्म हो जाएगा। कितना विभेदकारी, कितना दुखपूर्ण है। और सच है कि जब वो पेंशन पाता था तो उसका परिवार भी, उसके बच्चे भी निश्चित रूप से उस पर विशेष ध्यान देते थे। इसलिए देते थे कि वो इतनी पेंशन मिलता था कि अपना तो अपना, जो उसके भरोसे हैं, सहारे हैं, उनको भी वो देख लेने की क्षमता रखता था उसी पेंशन के भरोसे। एनपीएस में वो हो गया खत्म, 30 मार्च की भी कहानी। दूसरा, आपने कहा कि क्या होगा। देखिए, जब कोई आंदोलन चलता है, जब कोई चीजें आगे बढ़ती हैं, तो सेम पोजीशन नहीं होता, एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती हैं। आज जैसे अधिसूचना जारी है, इस अधिसूचना के दौर में भी हम सब चुप नहीं हैं। जो तरीका हो सकता है वो तरीका अपनाया जा रहा है। चुनावी बेला में या चुनावी बेला के पहले तमाम सारे संगठन, जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तमाम सारे संगठन दिन में शिक्षक कर्मचारियों की जय जयकार करते हैं, शाम को या उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्रोध दे रहा है उसकी मजबूती पर काम करते हैं। तो ऐसे दौर में भी शिक्षकों कर्मचारियों को भी थोड़ा पहचानना पड़ेगा। हर आदमी बोलता कुछ है। अभी बहुत बड़े देश के नेता हैं, बहुत बड़े देश के नेता हैं, एक घोषणा हुई कि हड़ताल होगी, और हड़ताल को शौकीन नहीं कर रहे थे। उन्हीं के विभाग के, उन्हीं के कर्मचारियों ने, उसी संगठन के 97% लोगों ने कहा कि हाँ, ओल्ड पेंशन पर रेल हड़ताल होनी चाहिए, समर्थन किया। फिर वो हड़ताल धीरे 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 टाली गई, और टालने के बाद एक ऐसी डेट दी गई, 1 मई को हड़ताल। लोगों ने कहा चुनाव चल रहा, सूचना जारी होगी, सरकार कहेगी भाई सूचना में क्या कर सकते हो, करना था तो सूचना के पहले करना था। और वही डेडलाइन आ भी रही थी, जनवरी या फरवरी का। हमसे भी समर्थन मांगा गया था। मैंने खुले मन से कहा था कि हम पूरी तरह समर्थन करेंगे, बशर्ते समझौता और संशोधन पर हम साथ नहीं होंगे। अगर हुबहू पुरानी पेंशन की बात होगी तो मैं साथ में हूं, 100% रहूंगा। हमने भी कह दिया था, तमाम सारे लोगों ने कह दिया था।
19 तारीख को 19 मार्च को नोटिस देनी थी, 19 को हड़ताल की नोटिस देनी थी, 19 मार्च को नोटिस भी नहीं दी गई। उसके पहले ये हड़ताल बिना नोटिस दिए वापस हो गई, बिना दिए वापस हो गई। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो देश के तमाम सारे शिक्षक कर्मचारी हैं, उस बात को भी उनको समझना पड़ेगा कि लसी लड़ाई लड़ कौन रहा, कौन बिक रहा है और कौन खड़ा है। इस बात का भी फैसला कर्मचारियों को करना पड़ेगा और इस बात को सोचना पड़ेगा। और शायद ये मेरी जो लड़ाई है या हम सब की जो लड़ाई है, शायद ऐसे लोगों की वजह से कमजोर हो जाती है। जब जब आंदोलन को हम बढ़ाते हैं और गेर पर सरकार आती है, सरकार में चिंतन होता है, तो ऐसे छद्म टाइप के लोग, तमाम सारे लोग निकल आते हैं। तो कोई आज किसी पार्टी में शामिल हो गया, तो कोई हड़ताल वापस करके वर्तमान सरकार को बनाने की ठेकेदारी ले रहा है। ऐसे लोगों से भी थोड़ा लोगों को सचेत होना पड़ेगा। जैसे लोग एक सवाल हमसे करते थे, सर पेंशन का आंदोलन चाहे जो लड़ेगा, चाहे जहां लड़ेगा, मैं पहुंच जाता हूं। हमने उसी समय 4 साल 5 साल पहले बात कही थी, नहीं इससे आंदोलन कमजोर होगा, इससे आंदोलन कमजोर होगा कि जो चिल्लाना शुरू कर दिया हम उसी के साथ खड़े हो गए। नहीं नहीं नहीं, एक मुद्दा एक मंच, एक लाइन एक ताल, तो जाके बनेगी बात। आज ही झंडा उठा लिए, कल झंडा उठा लिए, और किसी का झंडा सत्ता के लाभ लेने का होता है, किसी का लाभ किसी का पद प्रतिष्ठा के लिए होता है, किसी का लेबल लगाने के लिए होता है। सबको अपने अपने नाम। आपको चूज करना पड़ेगा कि क्या सही क्या गलत। और मुझे फक्र है इस बात का, मैं जिस दिन से लड़ाई को लड़ना शुरू किया, हमारे सहयोगी संगठनों जिस दिन से साथ देना शुरू किया, पहले दिन से और आज तक एक ही निगाह में है, पुरानी पेंशन और कुछ नहीं। हाँ, निश्चित रूप से सरकार की तानाशाही की वजह से जो परिणाम हमारे पास आ जाना चाहिए वो नहीं आया। निश्चित रूप से तमाम सारे जो कर्मचारी शिक्षकों यूनियनों में जो कर्मचारियों की बात करते करते सरकार की बात करने लगते हैं, शायद इस आंदोलन को उन लोगों ने भी जितना सरकार ने नुकसान पहुंचाया है, उससे ज्यादा उन संगठनों नेताओं ने भी इस आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है। ये मैं आज बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से कह रहा हूं। और इसीलिए कह रहा हूं कि आपको जो भी पुरानी पेंशन से वंचित है या पुरानी पेंशन में जो हमारे साथ में है, उन बात को समझाना पड़ेगा लोगों तक। क्योंकि होता क्या, जब अटेवा एनएमओपीएस का धूम मचता है तो तमाम लोगों के कार्यक्रम लग जाते हैं, आदमी गुमराह हो रहा है। लेकिन अब अच्छा हो गया, अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, और ये क्लियर जब हो गई तो लड़ाई, अब मैं बता रहा हूं आपको, और ज्यादा तीखी होगी और ज्यादा बड़ी होगी। अभी चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में हम लोग वोट फॉर ओपीएस का अभियान चल रहा है, उसको हम लोग चलाएंगे और चल रहा है आगे लगातार। अभी हम मतदाता जागरूकता अभियान पर फोकस कर रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान जिले जिले में चलेगा। हम सब मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि आप अपना वोट दें, लेकिन सिर्फ आंख मूंद कर वोट नहीं देना है, क्योंकि आपके वोट से आपकी किस्मत, आपका भविष्य, आपके बच्चों के परिवारों का भविष्य तय होता है। आंख मूंद कर वोट न दें, वोट दें, 100% दें, मैं अपील भी करता हूं, लेकिन वोट मुद्दों पर दें। मुद्दा क्या है? मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा, मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है चिकित्सा। इस पर बात करने वालों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। चुनाव में एक बड़ा अच्छा रणनीति होती है, हमेशा जनता के मुद्दों से दूर वाले मुद्दों की बात की जाती है। कभी 70 में क्या हुआ था, 68 में क्या हुआ था, अरे 2013 में क्या हुआ था, 2023 निपट गया, इस पर कब बात होगी? तो थोड़ा सा जागरूक भी होना होगा कि हमें मतदान किस पर करना है। और अभी मैं एक बात रसूल साहब के साथ जोड़ता हूं, अभी एक हम समझा नहीं पाए सारे लोग, शायद पब्लिक को लगता है कि अगर रेल का निजीकरण होगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं, उसको लगता है बैंक अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं, अगर बलरामपुर अस्पताल प्राइवेट अस्पताल हो जाए मेरा नुकसान नहीं। इस बात को हम शायद समझा नहीं पाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर रेल का प्राइवेटाइजेशन होता है तो 5 रुपए का प्लेटफार्म 50 रुपए में लिया जाता है, वो आम जनता ही देती है।
इस लड़ाई में आम जनता को भी आना चाहिए, आना पड़ेगा। अगर शिक्षा पर, किताब कॉपी पर जीएसटी लगती है तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि कलम और दवात पर क्यों जीएसटी लगाई जा रही है, क्यों ये बात कही जा रही है। तो अगर सरकारी संस्थान, सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय, बैंक, रेल बिकते हैं या प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें कर्मचारियों से ज्यादा नुकसान जनता का है। तो मुझे याद है लखनऊ से कानपुर जाने का 15 रुपए 12 रुपए में पहुंच जाता था। ट्रेन वही है, सिर्फ उसे नाम बदल दिया गया और आज उसका किराया उसका 3 गुना हो गया। ट्रेन वही है, लखनऊ से कानपुर भी वही है, टाइम भी वही है, लेकिन नाम बदल दिया। जैसे अशोक भाई के यहाँ हमें भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि जिन विभागों में नहीं होते तो आदमी उतना नहीं जानता, लेकिन बड़ा अच्छा खेल है। मेडिकल कॉलेज बना दिए गए। मजे की बात, मेडिकल कॉलेज एक नहीं बने, जो जिला चिकित्सालय थे उन्हीं का नाम दे दिया गया, बल्कि जो वहां पर अस्थायी रूप से कर्मचारी थे उन्हें हटाकर दूसरा रख दिया गया। एक ईंट नहीं लगाई गई। ये बात मुझे आप जैसे लोगों से संपर्क में नहीं मिला। ऐसे ही हर विभागों का हाल है। तो विभाग खत्म होंगे, अस्पताल खत्म होगा, स्कूल खत्म होगा, तो उसमें सबसे ज्यादा गरीब गुरबा किसान का, सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास का नुकसान होगा। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात अभी छिमी थी कि पैसा अगर हम भी दे देते 5,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड तो पेंशन मिल जाती। बात तो सही है। अब चिट्ठा खुलने के बाद तो समझ में आ गया कि हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि दवाइयां असली हो नकली हो, काम कर करने रही, आप जितने दाम लेना हो ले लो, इधर माल दे दो। ये बात बिल्कुल। और मजे की बात है, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड, एक भी सरकारी उपक्रम नहीं है, एक भी सरकारी एजेंसी नहीं। इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन करने में मजा इसीलिए आ रहा है कि हम उन्हें घुमा के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे। अब सरकारी कर्मचारी सरकारी संस्थान क्यों देगा? नहीं देगा। प्राइवेटाइजेशन इसीलिए अब मेरे समझ में आ रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड खुलने के बाद समझ में आया कि प्राइवेटाइजेशन पर दुनिया, ये सरकार क्यों भाग रही है। उसके पीछे का जो अर्थशास्त्र है वो खुलासा हुआ। मजे की बात है, जिन कंपनियों को टर्नओवर बहुत कम है लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा है। अभी एक परत और है इसमें, और हमको लगता है कि इसीलिए सरकारी संस्थानों को निजीकरण की तरफ किया जा रहा है कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। और इसीलिए मैंने पहले दिन जब खुलासा हुआ था, मैंने उसी दिन कहा था कि दुनिया का बहुत बड़ा घोटाला होगा इलेक्टोरल बॉन्ड। मजे की बात है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कल शायद प्रधानमंत्री जी का किसी टीवी इंटरव्यू में, देते नहीं है लेकिन दे दिए शायद, तो उसमें शायद उन्होंने बोला है और बड़ी मजेदार बात बोली है। जो लोग आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर हंस रहे हैं कल रोएंगे। इसका मतलब चोर चोर मशहूर भाई, हम भी करें आप भी करो, देश की जनता को नंबर बताओ, जितना मर्जी उतना कर लो। तो कितना दुखद बयान है प्रधानमंत्री का, जिस पर पूरे देश का नागरिक चिंतित है कि कंपनियों का क्या खेल है, किस तरह का खेल है। अच्छा, हम टैक्स पे ही है, एक रिक्शे वाला भी कमाएगा, वो अपना बताएगा इनकम कितनी है, टैक्स कितना है, हम बताएंगे कितना टैक्स है, कितनी इनकम है, हर नागरिक देश का बताएगा, लेकिन देश का राजनीतिक दल नहीं बताएगा तो पैसा किसने दिया और क्यों दिया। अभी तो इससे बहुत सवाल होने चाहिए, क्यों दिया, उसके बदले में क्या मिला, देश की संपत्तियों को क्यों रफ्तार बढ़ी है बेचने की, इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से। अब समझ में चीजें आ रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं पुनः, और हमको तो लगता है कि एनपीएस का पैसा है वो भी कहीं न कहीं घूम फिर के इलेक्टोरल बॉन्ड में गया है, इसीलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसीलिए इधर कोई रुझान नहीं आ रहा। क्योंकि जिसको हजारों करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों को हम दे देंगे, अगर 500 करोड़ भी देगा तो हमारा काम हो गया, उसका भी काम हो गया। एनपीएस का पैसा भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कहीं न कहीं कंपनियां राजनीतिक दलों को दे रही, और मैं इस पर बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं कि ये बहुत बड़ी चीटिंग है इस देश के साथ, इस देश के वोटर के साथ, इस देश के टैक्स पेयर के साथ।
बहुत बड़ा है जी। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो कुछ है वो सब लोग सोचते कुछ है, होता कुछ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत कुछ चीजें हैं, अगर जनता उन पर विचार कर ले। मन में मैं नहीं कहता किसको वोट करोगे, ये आपका काम है, लेकिन अपने वोट को उसी को तो दोगे जो आपकी बात सुनने को राजी है। एक बात मैं वो कहना चाहता हूँ, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई वोट फॉर ओपीएस क्यों, आप इसको क्यों करो। तो एक सवाल क्योंकि याद आ गए तो लोग सवाल करते हैं, एक बेरोजगार किस पर वोट देगा? रोजगार पर। एक किसान सिंचाई और खाद पर। एक बीमार व्यक्ति दवाओं पर। एक जिनके यहाँ स्कूल नहीं है वो अपना वोट स्कूल के लिए दे सकता है। जब हर व्यक्ति अपने लिए वोट दे सकता है तो हम अपने बुढ़ापे के लिए, अपने मुद्दे के लिए वोट क्यों ना दें। और मैं अपील भी करना चाहता हूँ माध्यम से एक बात की, कि जो लोग एनपीएस में है, खास करके एनपीएस में है, वो भी अगर वोट वर्तमान सरकार को देते हैं तो एनपीएस लागू करने सरकार से बड़ा दोष उन व्यक्तियों का होगा जो खुद अपना वोट अपने मुद्दे के साथ नहीं रख पा रहे हैं, जो खुद अपना वोट अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? अगर आप सरकारों की आलोचना करो, आप सरकारों के खिलाफ धरना दो, उससे कोई फायदा नहीं है अगर अपने मुद्दे पर आप वोट न दे पाओ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जब अपने मुद्दों पर वोट ना कर पाओ तो क्या मतलब है। अशोक जी से अंतिम कमेंट लूंगा चूंकि समय होने वाला है। अशोक जी, सबकी बात आपने सुनी, तो क्या कहना चाहेंगे? अब डॉक्टर मनोज पांडे जी की भी सुनी, विजय बंधु जी की भी सुनी। अब डॉक्टर मनोज पांडे साहब और विजय बंधु साहब की बातों से केवल यही निकल के आया है, वोट फॉर ओपीएस हम तब तक करेंगे जब तक 1947 नहीं आ जाता। वोट फॉर ओपीएस, अब 1947 का इंतजार करना है कर्मचारियों के लिए। 1947 का बात है और उसके लिए हम लोग लड़ने को बिल्कुल तैयार बैठे। वोट फॉर ओपीएस की बात करेंगे और जो अपने मुद्दे की बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। चलो, अशोक जी ने तो बात कह दी कि जो वोट फॉर ओपीएस की बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। क्योंकि अब 8 बजने वाले हैं, तो आज सबका आभार। थैंक यू अशोक जी का सबका आभार। लेकिन सरकार को आज तो कल ये स्वीकार करना पड़ेगा, अगर ओल्ड पेंशन की भीड़ बढ़ी और छोटे गांधी बन चुके विजय कुमार बंधु ने एक कोई और रैली कर दी इस दौरान, चुनाव की आचार संहिता के दौरान, या लगातार इस बात को सोशल मीडिया पर भी करते रहे, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि एक सैलाब आ जाएगा और लोग बात करने लगेंगे। तो बस विजय बंधु जी से यही कहूंगा कि वीक में कम से कम सप्ताह में 2 दिन प्रोग्राम जरूर रखिए, लोगों तक जागरूकता फैले, लोगों को पता लगे कि कैसे हो सकता है। माध्यम सिर्फ बचा है। कल आपने देखा कि बेहद भीड़ थी, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया तो लोग ही नहीं समझ पाए। लोगों को पता है कि मोदी जी की रैली थी। दिल्ली में कल ठीक भीड़ थी। भीड़ और सिस्टम, अब सब कुछ मैनेज है। एक ग्रुप सब कह रहा है देश में सब चंगा है, एक ग्रुप कह रहा है हम मरे जा रहे हैं। आप इस बार हैरान रह जाएंगे कि इस बार होली पे 40% बिक्री हुई है हर बार के हिसाब से, 60% से एबव कहीं नहीं है। होली मालूम नहीं पड़ी, आपने सड़कों पर देखा होगा, होली का हुजूम नहीं था, लेकिन कौन मानेगा इसे। इसका मकसद ये होगा कि हम सरकार के विरोधी हैं। हम विरोधी नहीं है। नीचे जाकर उस गरीब के घर देख लीजिए, 5 किलो राशन के लिए तेल चाहिए 200 रुपए किलो वाला, हुजूर 200 रुपए किलो की दाल चाहिए उसके साथ खाने के लिए। राशन खाकर आप देकर उसे विकलांग मत बना दीजिए, हुजूर उसे कुछ काम दे दीजिए ताकि वो देश को आगे बढ़ाए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।